और घबराया हुआ देखकर ध्रुव भी घबरा गया। ध्रुव ने ओजस से कहा, अरे कुछ कहोगे भी या बस मुझे डराते ही रहोगे? कुछ बोलो ओजस। ओजस इस समय कुछ कहने की हालत में नहीं था, क्योंकि ओजस एक भयानक याद में खोया हुआ था। 2 साल पहले एक मनहूस काली रात में ओजस के घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। ओजस के दादा ने जब जाकर दरवाजा खोला तो एक आदमी उनके घर के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। वो आदमी इतना घायल था कि उसकी शक्ल पहचानना भी मुश्किल था। उस आदमी को घर के अंदर लाकर उसकी जांच की तो ओजस ने उस आदमी के पैर पर ठीक वैसा ही निशान देखा जैसा ध्रुव के पैर पर था। ओजस के दादाजी ने ओजस से कहा, ओजस जल्दी से जाकर मेरे कमरे से मेरी मोमबत्ती ले आ। ओजस भागकर मोमबत्ती लेकर आया और उसे जलाया। मोमबत्ती की लौ का रंग साफ साफ बता रहा था कि आसपास कोई बहुत ही शक्तिशाली और भयानक आत्मा है। ओजस के दादाजी मोमबत्ती को देखकर सन्न पड़ गए। ओजस ने उस निशान को जब ध्यान से देखा तो वो एक नीले रंग की लाइन थी जो उस आदमी के शरीर में फैली हुई थी। ओजस ने जब उस आदमी की धड़कन चेक करी तो पता चला कि वो आदमी मर चुका है। लेकिन जब ओजस ने उस आदमी के सीने को छुआ तो ओजस को अचानक से ऐसा लगा किसी ने ओजस का हाथ पीछे खींच लिया हो। जब उस आदमी का अंतिम संस्कार हुआ तब ओजस के दादा ने उस आदमी के परिवार वालों से बात की और उस निशान के बारे में पूछा तो पता चला कि वो निशान लगभग 1 महीने पहले उसके शरीर में धीरे धीरे फैल रहा था। ओजस यही सोचकर इतना घबरा गया था कि ध्रुव के पास वक्त बहुत कम है। ओजस ने ध्रुव से पूछा, तुम्हारा ये निशान दुखता है? ध्रुव ने कहा, नहीं, बस शुरू से कुछ दिन बहुत जलन हुई थी पर ये ठीक हो गया। तुम मुझे बताओगे ये क्या है? ओजस ने कहा, पहले तुम मुझे अच्छे से बताओ कि तुम्हारे साथ उस रात हवेली में क्या हुआ था। ध्रुव ने ओजस को हवेली वाली बातें बताईं पर ओजस ने ध्रुव को डायन के जिक्र करते ही रोक दिया। ओजस ने ध्रुव से पूछा, हवेली से वापस आने के बाद तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ? ध्रुव ने कहा, हाँ हुआ था। मुझे बहुत अजीब सपने आते थे और इसके अलावा जिस बेल ने मुझे पकड़कर खींचा था ना, वो बेल मुझे कभी कभी अचानक से दिखने लगती है, मेरे पीछे आती है और जब भी ऐसा होता है तो मेरा दम घुटने लगता है। एक भयानक सी आवाज गूंजती रहती है और मुझसे कहती है कि मैं उसके साथ जाऊं। वो आवाज कहती है मैं मरने वाला हूं और वो मुझे बचा ले। ओजस ने पूछा, तुमने उस आवाज का पीछा तो किया था ना? ध्रुव ने कहा, नहीं, दादू ने मुझे चेतावनी दी थी कि यह एक जाल है। ओजस ने पूछा, ये निशान इतना ही था या पहले इससे छोटा था? ध्रुव ने कहा, पहले छोटा था। घाव पे खुजली होती थी तो मुझे लगा कि ये मेरे खुजली करने की वजह से बढ़ गया होगा। ये बात सुनकर ओजस और ज्यादा घबरा गया। ओजस का ऐसा बर्ताव ध्रुव को डरा रहा था। ध्रुव ने ओजस से धीरे से पूछा, ओजस सब ठीक तो है ना? ओजस ने ध्रुव को पास बिठाया और कहा, तुम्हारे पैर पे जो निशान है वो चोट का निशान नहीं है। ध्रुव, ये निशान तुम्हारे गिरने की वजह से नहीं बना। ये निशान तुम्हें जानबूझकर दिया गया है। ध्रुव ने कहा, साफ साफ बताओ ओजस, मुझे समझ नहीं आया, तुम क्या कह रहे हो? ओजस ने कहा, तुमने कहा ना कि तुम्हें वो आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि वो तुम्हें ठीक कर देगी। वो इस निशान की वजह से ही है। और बड़े दादाजी ने बिल्कुल सही कहा कि यह एक जाल है। वो आवाज जिसकी भी है वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं, तुम्हें मारने के लिए अपने पास बुला रही है और ये निशान भी उसी का दिया हुआ है। ध्रुव की घबराहट पड़ गई। ओजस ने ध्रुव को घबराता हुआ देखकर ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम चिंता मत करो,
और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तुम डरते हो तो तुम्हारा मन कमजोर पड़ जाता है और तुम्हें डरा हुआ देखकर ये सारी बुरी शक्तियां तुम्हें और ज्यादा डराती हैं, अपने पास बुलाने की कोशिश करती हैं। ओजस की इस बात से ध्रुव सहमत था। ध्रुव को याद आया कि जब भी ध्रुव को बुरे सपने आए या फिर उसके साथ वो भयानक घटनाएं हुई, तब ध्रुव बहुत घबराया हुआ था। लेकिन ध्रुव अचानक से घबराना बंद करता भी तो कैसे? पर तभी अचानक घर के बाहर से वापस आवाज आई और इस बार आवाज ममता की थी। ध्रुव बाहर गया तो उसने देखा कि हीरा ने गांव वालों की भीड़ का फायदा उठाते हुए ममता को घर के बाहर खींच लिया था। गांव वालों ने हीरा को रोकने की जगह उसका साथ दिया और जाकर ममता के हाथ पकड़ लिए जैसे ममता कोई मुजरिम हो। ममता बहुत हिम्मत वाली थी, लेकिन वो अकेली इतने लोगों का सामना नहीं कर सकती थी। इस सारी हाथापाई में ममता की साड़ी जरा बिगड़ सी गई और हीरा ममता को अपनी लीचड़ नजरों से देखने लगा। लेकिन गांव की औरतों ने भी हीरा को नहीं रोका। हीरा ने ममता से कहा, देख रही हो तुम, कोई नहीं है जो तुम्हें और तुम्हारे उस मनहूस ध्रुव को मुझसे बचा सके। अब भी वक्त है, ध्रुव को हमारे हवाले कर दो और चैन से अपनी जिंदगी गुजार लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ध्रुव तुम मरेगा ही, गांव वाले तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हीरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जिसे देखकर ममता डर गई और ममता अपनी इज्जत बचाने की हर कोशिश कर रही थी। ध्रुव से हीरा की यह बदतमीजी देखी नहीं गई। ध्रुव का खून खौलने लगा और ध्रुव भागते हुए हीरा से लड़ने पहुंच गया। ध्रुव ने हीरा के हाथ पर जोर से एक लाठी मारी, जिससे हीरा की मोटी चमड़ी सूज गई और अचानक से हीरा की पकड़ ममता पर ढीली हो गई। ममता साइड तो हो गई, लेकिन अब हीरा को ममता से ज्यादा ध्रुव पर गुस्सा आ रहा था। हीरा ने ध्रुव के हाथ से वो लाठी छीन ली और ध्रुव को थप्पड़ मार दिया। हीरा ने ध्रुव के बाल पकड़कर उसे खींचा और कहा, मनहूस, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर वार करे? तेरी बुआ ने तुझे सिखाया नहीं कि जब बड़े बात कर रहे हो तब बीच में नहीं पड़ना चाहिए? ध्रुव की आंखों में हीरा के लिए गुस्सा था, लेकिन हीरा का थप्पड़ इतना तेज था कि ध्रुव के मुंह से थोड़ा सा खून निकलने लगा। ध्रुव को इस तरह गुस्से में देखकर हीरा का गुस्सा और बढ़ गया और हीरा ने ध्रुव से कहा, तुझे आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू आज के बाद मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। फिर देखता हूं तेरा बुढ़ा दादा तुझे कैसे बचाता है। इतना कहकर हीरा ने छोटे से ध्रुव के पेट पर जोरदार लात मारी, जिससे ध्रुव जाकर अपने घर की सीढ़ियों पर गिरा। ध्रुव दर्द से चिल्ला रहा था, क्योंकि सीढ़ियों पर गिरने की वजह से ध्रुव के माथे पर भी चोट लग गई थी। ध्रुव दर्द से कहराते हुए बोला, बुआ माँ, आप भागो भागो। ध्रुव ने हीरा से कहा, अब दिखाना अपनी ताकत। क्या हुआ, सब तंत्र मंत्र खुश हो गए? आया था बड़ा रक्षक बनने। इससे पहले कि ध्रुव बात पूरी कर पाता, ध्रुव वहीं बेहोश हो गया और ममता चाहकर भी ध्रुव को संभाल नहीं पाई, क्योंकि गांव वालों ने ममता को पकड़ा हुआ था। ममता बहुत लाचार महसूस कर रही थी। ममता चिल्लाती रही, ध्रुव उठ बेटा, ध्रुव, बाबूजी, देखो ना ध्रुव को क्या हो गया। हीरा ममता की लाचारी पर हंस रहा था और गांव वाले भी पत्थर दिल हो चुके थे। ओजस भी बाहर खड़ा था, लेकिन वो छोटा सा बच्चा कर ही क्या सकता था। ओजस ने ध्रुव को देखकर सोचा, ध्रुव जिंदा तो है ना। इतने में ओजस को अच्युतचारण की आवाज आई। अच्युतचारण ने कहा, चिंता मत करो ओजस, ध्रुव ठीक है, इतना कमजोर नहीं है मेरा ध्रुव। ओजस के मन की बात अच्युतचारण ने सुन ली थी, लेकिन ओजस इस बात से बिल्कुल भी नहीं चौंका। ओजस अपने बड़े दादाजी की आवाज सुनकर खुश हो गया। ओजस ने कहा, ध्रुव को बचा लो दादाजी। अच्युतचारण अपने चेहरे पर गुस्सा लेकर बाहर आए और उन्होंने हीरा को घूर कर देखा, पर हीरा अब अपनी सारी शर्म बेच चुका था। अच्युतचारण को देखकर हीरा ने कहा, लो,
आ गए हमारे गांव के रखवाले। पर ये कैसे करेंगे हमारी रखवाली? हमारे रखवाले की तो खुद की टांग टूटी हुई है। हीरा की बात पर अच्युतचारण ने कहा, गांव को तो पता नहीं हीरा, लेकिन तुझ जैसे कीड़े के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। मुझे कमजोर समझने की गलती तुझ पे भारी पड़ेगी। हीरा अच्युतचारण की बात पर हंसने लगा, लेकिन यह हंसी बस 2 पल की थी। अच्युतचारण के भारी हाथों से थप्पड़ पड़ने पर हट्टा कट्टा हीरा लड़खड़ा गया और दूर जाकर गिरा। जिन गांव वालों ने हीरा को अपना सरदार समझकर ममता को पकड़ रखा था, उन्होंने हीरा को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो झट से ममता को छोड़ दिया। आखिर वो भी समझ गए थे कि असली सरदार कौन है। हीरा के चेहरे के एक ओर मिट्टी लग गई थी और हीरा के चेहरे से खून बह रहा था। हीरा ने खुद को संभाला और अपनी इज्जत बचाने के लिए हीरा ने वापस अच्युतचारण पर चिल्लाते हुए वार किया, बुढ़े तेरी तो मैं। पर इससे पहले कि हीरा अच्युतचारण के नजदीक भी पहुंच पाता, अच्युतचारण ने अपना चाकू निकाल लिया और हीरा की तरफ चाकू दिखाते हुए कहा, आजा, बच्चों से लड़ने पर तो खुद को बड़ा मर्द समझता है ना। आजा मुझसे लड़, सिखा मुझे सबक, चल। अच्युतचारण का इतना बड़ा चाकू देखकर हीरा के कदम डगमगा गए और वो वहीं रुक गया। गांव वाले हीरा को देख रहे थे और हीरा सोच रहा था कि वो कैसे अपनी इज्जत बचाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हीरा ने कुछ नहीं किया तो अच्युतचारण ने हीरा से कहा, अगर तूने मेरे परिवार में किसी को हाथ लगाने की हिम्मत की तो तेरे हाथ नहीं बचेंगे, और अगर तूने ममता या गांव की किसी भी औरत के साथ बदतमीजी की तो मैं तेरे प्राण ही खींच लूंगा। दफा हो जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरे दूसरे गाल से भी खून निकाल दूं। सभी गांव वाले और हीरा वहां से चले गए। ममता ने जाकर ध्रुव को उठाया। ध्रुव अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। ममता ने रोते हुए ध्रुव से कहा, आंखें खोल ध्रुव, देख दादू आ गए, कुछ बोल ध्रुव। अच्युतचारण ने ममता को रोता हुआ देखकर कहा, चिंता मत कर ममता, मैं ध्रुव को ठीक कर दूंगा। शाम का समय था। बाहर आसमान में सूरज की रोशनी से चमकते हुए बादल आग की लपटों जैसे लग रहे थे और दूसरी तरफ ध्रुव जमीन पर बेहोश लेटा हुआ था। ध्रुव बेहोश तो था, लेकिन उसके दिमाग में हीरा की बातें घूम रही थी। जिस जगह हीरा ने ध्रुव को लात मारी थी, वहां पर ध्रुव को अब भी दर्द हो रहा था। हीरा का थप्पड़ भी इतना तेज था कि उससे ध्रुव की गर्दन में मोच आ गई थी। ध्रुव अपनी गर्दन भी नहीं हिला सकता था। कमजोर ध्रुव के सपनों में अब हवेली की बेलों के साथ साथ हीरा भी आ चुका था। वो बेल और हीरा दोनों ध्रुव की तरफ बढ़ रहे थे और ध्रुव मदद के लिए चिल्ला रहा था। बेल ध्रुव का हाथ जकड़ चुकी थी और हीरा चाकू लेकर ध्रुव को मारने ही वाला था कि ध्रुव चिल्लाया और उसकी आंखें खुल गईं। ध्रुव ने देखा कि वो अपने घर में नहीं था। वो एक बड़े से कमरे में जगह था, जो कि चारण खानदान की ही एक जगह थी, जहां अच्युतचारण ने अपने पूर्वजों को अमूल्य तंत्र विद्या की किताबों से लेकर उनकी दी हुई हर सीख और संस्कार संभाल कर रखे थे। क्या अच्युतचारण ध्रुव को हीरा की चोट से ठीक कर रहे थे या फिर मामला कुछ और था? कहीं ध्रुव की चोटों ने ध्रुव के पैर वाले निशान को और बड़ा तो नहीं कर दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।